क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक लाइक किसी की जिंदगी बदल सकता है? एक ट्रेंडिंग हैशटैग किसी देश में दंगा करवा सकता है, या एक फेक वीडियो दो परमाणु शक्तियों को युद्ध के कगार पर ला सकता है? ये सिर्फ सोच नहीं, ये आज का सच है। भारत और पाकिस्तान दो देश, दो इतिहास और दो कहानियां, पर अब युद्ध मैदान में नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। जहां हथियार है एल्गोरिदम, ट्रोल आर्मी और साइबर अटैक। जहां सैनिक है आप और हम, और दुश्मन है भ्रम, भय और झूठ। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आपकी आवाज़ को चुप कराया जा रहा है, कैसे आपके डेटा से खेला जा रहा है, और कैसे एक अदृश्य डिजिटल युद्ध में हम सब मोहरे बन चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है, एक आंदोलन है, एक युद्ध घोष है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके भविष्य की है, आपकी आज़ादी की है और आपके इंटरनेट की है। कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपका मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब ब्लॉक है। आप कुछ लिखते हैं, सच्चाई बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ताकतें उस आवाज़ को दबा देती हैं। आपका पोस्ट डिलीट हो जाता है और आपको देशद्रोही कहा जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये भारत और पाकिस्तान की आज की सच्चाई है। ये लड़ाई अब सरहदों पर नहीं, ये लड़ाई हो रही है स्क्रीन पर, जहां बम की जगह बोट्स हैं और बंदूकों की जगह सेंसरशिप। आज हम उसी डिजिटल युद्ध की परतों को खोलेंगे जिसे दुनिया आपसे छुपा रही है। साल 2007 में जब भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया का उदय हो रहा था, लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे, फेसबुक पर राय जाहिर कर रहे थे, ट्विटर पर सरकारों से सवाल कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन सरकारों को लगने लगा अगर ये प्लेटफॉर्म लोगों को जागरूक बना रहे हैं तो सत्ता पर भी सवाल बढ़ेंगे। 2012 में पाकिस्तान ने यूट्यूब पर बैन लगा दिया एक धार्मिक वीडियो के कारण। 2019 में भारत ने कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, लगातार 213 दिनों तक। आज हम एक लोकतंत्र और एक सैन्य शासन की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि डिजिटल सेंसरशिप दोनों जगह बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल अब बंदूक से नहीं, मोबाइल नेटवर्क से होता है। भारत में 2021 में बना आईटी रूल्स एक्ट, जो सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी भी कंटेंट को फेक न्यूज घोषित कर सकती है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। पाकिस्तान ने 2016 में PECA एक्ट लागू किया, जिसके तहत सरकार की आलोचना करने वाले को साइबर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पत्रकारों पर FIR, सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगरानी, स्टूडेंट्स की निगरानी, ये सब अब सामान्य हो गया है। सवाल यह नहीं कि कानून है या नहीं, सवाल ये है इनका इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया हमारी आवाज़ है, लेकिन जब वही प्लेटफॉर्म सरकार के दबाव में आ जाए तो आवाज़ किसकी बनेगी? भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर ने हजारों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, पत्रकारों, नेताओं और आम नागरिकों को। ये सिर्फ नियंत्रण नहीं, ये डिजिटल गुलामी है, और जो इसकी बात करता है वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जब गोलियों की जगह कीबोर्ड चलते हैं, जब सीमाओं पर नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे जंग लड़ी जाती है, तब असली युद्ध साइबर स्पेस में लड़ी जाती है। और भारत पाकिस्तान की यह जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, डेटा के लिए। 21वीं सदी की सबसे बड़ी लेकिन सबसे खामोश और खतरनाक जंग, साइबर युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना तनाव अब इंटरनेट के जरिए एक नए मोर्चे पर लड़ा जा रहा है, वो भी बिना किसी गोली के, बिना किसी टैंक के, सिर्फ कोड, वायरस और डिजिटल हथियारों के जरिए। लेकिन इस साइबर युद्ध की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या यह युद्ध किसी परंपरागत युद्ध से कम खतरनाक है, और आम आदमी पर इसका असर कितना गहरा है? चलिए इस डिजिटल जंग के पीछे की परतों को खोलते हैं। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत की डिजिटल सुरक्षा पर पहली बार चर्चा शुरू हुई। 2003 में पाकिस्तानी हैकर्स ने कई सरकारी भारतीय वेबसाइट्स को डिफेस किया, और तब साइबर वॉरफेयर का शब्द आम हुआ। 2008 में मुंबई हमले के दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों ने पहली बार बड़े पैमाने पर साइबर कम्युनिकेशन को ट्रैक किया। 2010 में पाकिस्तानी ग्रुप जैसे पाक साइबर आर्मी और भारतीय ग्रुप जैसे इंडियन साइबर ट्रूप्स के बीच लगातार वेबसाइट डिफेंसिंग, DDoS अटैक और डेटा ब्रीच की घटनाएं सामने आई।
जब आप सुबह उठते हैं और मोबाइल खोलते हैं तब भी कोई आपके डेटा पर नज़र रख रहा होता है। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तब भी साइबर सेना सतर्क होती है। पाकिस्तान में भारत की एजेंसियों द्वारा हनी ट्रैप ऑपरेशन के जरिए पाक आर्मी के अफसरों की जानकारी जुटाना और पाकिस्तान का फिशिंग कैंपेन के जरिए भारतीय जवानों के मोबाइल डेटा चोरी करना। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच भारत की 200 से ज़्यादा सरकारी वेबसाइट्स और सर्वर पर पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स द्वारा हमले किए गए। स्टक्सनेट जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि बिना हथियार चलाए एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बर्बाद किया जा सकता है। रॉ और NTRO जैसे संगठनों ने पिछले दशक में साइबर वॉरफेयर विंग्स बनाई हैं। DRDO और CERT-IN जैसे संस्थान अब हर दिन लाखों अज्ञात हमलों को ट्रैक करते हैं। भारत का साइबर स्वच्छता केंद्र और डिफेंस साइबर एजेंसी अब AI और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं रियल टाइम अटैक्स को रोकने के लिए। एक सिपाही बॉर्डर पर दिखता है लेकिन एक साइबर योद्धा कभी नहीं दिखता, फिर भी उसकी हर जीत हमारी नींद को सुरक्षित करती है। पाकिस्तानी ग्रुप्स जैसे गैनन हैकर्स, टीम पाक साइबर एक्सपर्ट्स आदि भारत के सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। पाकिस्तानी ISI बैक्ड ग्रुप के कई फर्जी ट्विटर ट्रेंड चलाकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाई। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत पर APT एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट लॉन्च किए, जिसने कई बार डेटा चोरी की घटनाएं हुई। जब दुश्मन सामने नहीं होता तो वो आपकी पीठ पर वार करता है और यही साइबर वॉरफेयर की सबसे खतरनाक बात है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सिर्फ सोशल नेटवर्क नहीं, अब साइबर जंग के मैदान। 2022 के बालाकोट रिटेलिएशन के बाद दोनों देशों में ट्रेंड्स की लड़ाई शुरू हुई। हैशटैग का युद्ध, डीप फेक वीडियो, एडिटेड क्लिप्स, फेक न्यूज ये नए साइबर हथियार हैं जिसने जनमत को प्रभावित किया है। पाकिस्तानी हैकर्स आम यूजर को फर्जी जॉब ऑफर, फेक ईमेल्स और व्हाट्सएप लिंक भेजते हैं। भारतीय नागरिकों की पहचान, आधार, बैंक डिटेल्स सब कुछ बेचे जाते हैं डार्क वेब पर। अगर आप इंटरनेट पर हैं तो आप इस जंग का हिस्सा हैं, चाहे आप चाहें या नहीं। डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा पढ़ाई जाए। भारत को साइबर सिक्योरिटी लॉ को और मजबूत बनाना होगा। आम नागरिकों को 2FA, पासवर्ड मैनेजर और प्राइवेसी टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सीमा पर सिपाही दिखता है लेकिन इंटरनेट पर नहीं। पर जब आपके मोबाइल का डाटा सुरक्षित रहता है, जब आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होता, जब आपके बच्चों की पहचान चोरी नहीं होती, तो समझिए कि कोई साइबर योद्धा हर रात जाग रहा है हमारी खामोश लड़ाई लड़ने के लिए। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये हमारी आज़ादी, हमारी पहचान और हमारी डिजिटल भविष्य की लड़ाई है। जब एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए बम नहीं बल्कि बोट इस्तेमाल किए जाएं, जब किसी देश की जनता को गुमराह करने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि मीम्स चलाए जाएं, तो समझिए जंग अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। और यह जंग है डिजिटल इकोनॉमी और प्रोपेगेंडा की। 2016 भारत में डिजिटल इंडिया मिशन और UPI रिवॉल्यूशन की शुरुआत। पाकिस्तान में 2020 में राष्ट्र पेमेंट सिस्टम लॉन्च, लेकिन भारत के मुकाबले कई साल पीछे। भारत ने 2023 तक 12+ बिलियन UPI ट्रांजैक्शन हर महीने का आंकड़ा पार कर लिया। वही पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्सेदारी कुल इकोनॉमी का सिर्फ 1.5% था। भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2024 तक 1 ट्रिलियन पार करने की ओर बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की डिजिटल GDP अभी भी 10 से 15 बिलियन के आसपास है। आज डिजिटल पेमेंट सिर्फ पैसे भेजने का तरीका नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। जो देश इसे पहले समझेगा वही आगे निकलेगा। प्रोपेगेंडा अब पोस्टर या भाषण नहीं बल्कि एल्गोरिदम और ट्रेंडिंग टैग्स का खेल है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ऑपरेशन। ISI बैक्ड मीडिया सेल्स ने फ्री कश्मीर जैसे ट्रेंड्स को इंटरनेशनल ट्रेंड बनाया। 2021 में ट्विटर ने 50,000 से ज़्यादा फेक अकाउंट्स को सस्पेंड किया जो भारत विरोधी सामग्री फैला रहे थे। भारत की तरफ से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज किया गया, जैसे बालाकोट स्ट्राइक प्रूफ और सर्जिकल स्ट्राइक प्रूफ वीडियो।
मीम्स सिर्फ हंसी नहीं, हथियार है। पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रधानमंत्री या आर्मी के खिलाफ मीम्स और व्यंग्य सामग्री शेयर करने के लिए लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में फर्जी वीडियो फैलाकर दंगे, अफवाहें और अविश्वास का माहौल बनाना एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जो देश की जनता की सोच बदल सकता है। वो बिना गोली चलाए सत्ता बदल सकता है। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अब सरकारी मीडिया से ज़्यादा उपयोग होता है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्ट का। पाकिस्तानी चैनल ने कई फेक न्यूज वेबसाइट्स और सोशल चैनल्स बनाए जो भारतीय नाम से फेक वीडियो बनाते हैं। भारत की तरफ भी कुछ प्रो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल डिप्लोमेट्स ने इंटरनेशनल स्तर पर भारत की छवि सुधारने में भूमिका निभाई है। 2024 में एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारत के रक्षा मंत्री की फर्जी आवाज में पाकिस्तानी पर टिप्पणी की थी। यह एक डीप फेक अटैक था। पाकिस्तान के भी कई नेताओं के ऐसे डीप फेक बने जिनसे देश में आंतरिक अस्थिरता फैली। एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो और ऑडियो अब इतनी रियल लगती हैं कि आम आदमी के लिए असल और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान कई बार यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत के खिलाफ फर्जी डिजिटल डेटा दिखाता रहा है और भारत ने बार बार इसका खंडन किया है। भारत ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मुकाबले में एक नई नीति अपनाई है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस पर प्रिसाइज डिस्क्लोजर। अब युद्ध सिर्फ देश और सीमा तक सीमित नहीं, अब लड़ाई नैरेटिव्स की है और जो नैरेटिव जीतता है वही देश जीतता है। हर भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक आज एक डिजिटल सोल्जर है। जब वह एक न्यूज़ शेयर करता है, जब वह एक मैसेज फॉरवर्ड करता है। डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ एक शब्द नहीं, राष्ट्र की रक्षा की पहली लाइन है। हम सबको यह समझना होगा कि हम जैसे भी कंटेंट को सपोर्ट करते हैं वही भविष्य बनाता है। इसलिए जानकारी, समझ और जिम्मेदारी, ये तीन चीज़ें हमें साइबर युद्ध और प्रोपेगेंडा से जीत दिला सकती हैं। वो दौर गया जब दुश्मन की पहचान वर्दी से होती थी, अब वो मोबाइल स्क्रीन पर भी हो सकता है। एक युद्ध में हथियार है डेटा, ट्रेंड्स और हमारी सोच। हम जीत सकते हैं अगर हम सतर्क रहें, शिक्षित रहें और जागरूक रहें। अगर मोबाइल आपके जेब में बम की तरह फट सकता है, अगर एक मीम किसी दंगे की वजह बन सकता है, अगर एक फर्जी न्यूज पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकता है, तो सवाल है हम क्या करें? क्या हम चुपचाप इस डिजिटल युद्ध में हार मान लें, या अब समय आ गया है जवाब देने का, जुड़ने का और जागने का? अब वक्त है समाधान का, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ बचे हुए डेटा में इतिहास ढूंढेगी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0 को तेजी से लागू करना जरूरी है। भारत को डिजिटल जिनेवा कन्वेंशन जैसे वैश्विक पहल करना चाहिए जिससे साइबर हमलों को युद्ध अपराध माना जाए। CERT-IN, NCIIPC और रॉ जैसी एजेंसियों को अधिक तकनीकी संस्थान और स्वतंत्रता देनी होगी। एक डिजिटल राष्ट्र को सिर्फ कूटनीति से नहीं, तकनीकी क्षमता से भी सुरक्षित किया जा सकता है। AI से लड़ाई में AI ही हथियार है। हमें अपने प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज डिटेक्शन सिस्टम, डीप फेक डिटेक्शन, रियल टाइम साइबर थ्रेट अटैक विकसित करने होंगे। भारत को अपने इंडिजिनस सोशल मीडिया एल्गोरिदम और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए। जो देश अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाता है वही अपने भविष्य का निर्माता होता है। फेक न्यूज लिटरेसी को स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ें। पत्रकारिता में डिजिटल सत्यापन, फैक्ट चेकिंग को अनिवार्य किया जाए। RTI जैसे कानूनों को डिजिटल पारदर्शिता तक बढ़ाया जाए ताकि जनता को सच का अधिकार मिले। सच्ची आज़ादी तब आती है जब जनता को झूठ पहचानने की शिक्षा दी जाए। एक लाइक, एक शेयर, एक फॉरवर्ड, यह सब अब जिम्मेदारी बन चुका है। 3S फॉर्मूला अपनाएं। सोचें कि क्या ये सच है, सतर्क रहें, फर्जी ऐप्स, लिंक्स और स्कैम से शेयर करें, जानकारी को जिम्मेदारी से फैलाएं।
आज अगर हम डिजिटल युद्ध के योद्धा नहीं बने तो कल हमारे बच्चे डिजिटल गुलाम बनेंगे। क्या तकनीक हमें बांटेगी या जोड़ सकती है? दोनों देशों के यूथ इन्फ्लुएंसर, टेक एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटीज को मिलकर एक डिजिटल पीस कॉरिडोर शुरू करना चाहिए। टेक बेस्ड स्पोर्ट, इनोवेशन, चैलेंजेस और एथिकल हैकाथॉन्स से कंपटीशन को कोलैबोरेशन में बदला जा सकता है। शांति भी एक रणनीति है और डिजिटल पुल युद्ध की दीवारों को गिरा सकते हैं। जब भारत 2047 में 100 साल का होगा तब उसका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ परमाणु नहीं बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता होगी। डेटा को संपत्ति समझे, सोच को शक्ति और जानकारी को अस्त्र। 2047 का भारत ऐसा हो जहां बच्चे बिना डर के इंटरनेट पर सीख सकें, महिलाएं डिजिटल दुनिया में सुरक्षित महसूस करें और नागरिक सच को बिना सेंसरशिप के बोल सकें। इस वीडियो का अंत एक नए युग की शुरुआत है। अब समय है कि आप सिर्फ दर्शक नहीं, योद्धा बने। डिजिटल युद्ध के जागरूक सैनिक सवाल उठाए, जवाब मांगिए और सबसे बड़ी बात, सही जानकारी को फैलाइए। अगर आपको ये वीडियो जागरूक करने वाला लगा हो तो इसे शेयर करें। कमेंट करके बताइए आप भारत के डिजिटल भविष्य के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। और ऐसा ही जागरूकता भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।